अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 के गणित विषय को आज हम हल करेंगे। खंड ए में पहला सवाल देखो, सह अभाज्य संख्याओं का मैं सह प होता है। ऑप्शन हमें दे रखा है, पहला ए उसमें 2 दे रखा है, दूसरे ऑप्शन बी में दे रखा है √2, तीसरे में दे रखा है 1 और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें सिर्फ एक का भाग जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। या फिर ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ 1 आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे प्रश्न में एक नाम और आया मैसप, यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्ववर्ग गुणनखंडों में, तो सार्ववर्ग का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक में हमें ध्यान ये रखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमें क्या पूछा है, सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है, सिर्फ 1 आता है। ठीक है, अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो सह अभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 है तो उसका महत्तम समापवर्तक भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, सह अभाज्य संख्या का महत्तम होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या है, बहुपद fx बराबर x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में कितने शून्यक हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है 2, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे में 1। तो हमें ये बताना है कि इस दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखो पहले इसको हल कर लेते हैं। x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में कितने शून्यक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस के 2ab। ठीक है, तो यह सर्वसमीका लगानी है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर देखो तुलना करेंगे सर्वसमीका से इस प्रश्न की, तो a की जगह कितना आ रहा है x और b की जगह कितना आ रहा है 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² लिखेंगे क्योंकि सर्वसमीका में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, a²। तो a की जगह x है तो x²। ठीक है, उसके बाद में क्या है, b²। तो b की जगह यहाँ पे क्या है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस b², यानी b की जगह कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सूत्र में माइनस है तो माइनस 2ab। तो 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह यहाँ पर कितना x है तो a की जगह x आ गया, और b की जगह यहाँ पे कितना 3 है तो यहाँ b की जगह 3, आगे प्लस की जगह प्लस, a की जगह 1 आ गया। ठीक है, आगे हल करो, x² का x² प्लस की जगह प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, इन तीनों को गुणा करो, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को फिर x से गुणा करेंगे 6x आएगा। ठीक है, माइनस के 6x, आगे क्या है प्लस 1। अब इसको द्विघात बहुपद के रूप में लिख लो। देखो x² का पद उसको पहले लिख लो, उसके बाद माइनस के 6x और फिर 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10। ठीक है, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया।
तो यहाँ पर देखो ये बहुपद है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो जितनी घात का बहुपद है उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक। तो ये कितनी घात का बहुपद है, 2 घात का, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में कोई 2 दे रखा है क्या, पहले जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, यानी 2। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में कितने शून्यक हैं, कितने हैं, 2 होंगे। ठीक है। तो दूसरे में ए सही होगा। ठीक है। अब आगे देखो तीसरा सवाल। बिंदु -4,0, 4,0 और 0,3 किस त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है समकोण त्रिभुज, दूसरे में दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरे में दे रखा है समबाहु त्रिभुज, चौथे में दे रखा है विषमबाहु त्रिभुज। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन से त्रिभुज का शीर्ष है, ये 3 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है। तो ये तीनों बिंदु कौन से त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो 2 तरीके हैं देखो। एक तरीका तो ये कि दूरी सूत्र लगाकर हम क्या करेंगे, तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र लगाकर तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, पहले बिंदु को मैंने क्या मान लिया, -4,0 को मैंने क्या मान लिया, ए। दूसरे बिंदु को मैंने क्या मान लिया, 4,0 को बी। ठीक है। और तीसरे बिंदु को 0,3 को मैंने क्या मान लिया, सी। फिर मैं क्या करूंगा, तीनों के बीच की दूरी निकालूंगा। तो यहां पर देखो मैंने निकाल रखी है, ए और बी के बीच की दूरी, दूरी सूत्र लगाऊंगा। ठीक है। दूरी सूत्र से ए बी का मान कितना आ रहा है, 8। फिर इसी प्रकार क्या करूंगा, बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी निकालने पर मुझे क्या मिला, 5। ठीक है। बी और सी यानी बी सी बराबर कितना है, 5। और इसी तरीके से फिर क्या करूंगा, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी निकालने पर मुझे क्या मिला, 5। ठीक है। तो यहां पर इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर आ रही है। तो जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका एक तरीका और है समझने का, हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है, यह या ये जो दिए गए बिंदु है वो कौन से त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है। तो ग्राफ में जो बिंदु दे रखे हैं, -4,0 यहाँ पे बिंदु लगाओ, x का मान -4 और y का मान 0, तो कहाँ आएगा, -4,0 यहाँ पर। +4,0 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है। x का मान कितना है, 4, y का मान 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4,0। 0,3 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इन तीनों बिंदु को मिलाने से हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को पता चल रहा है कि ये जो 2 भुजाएं हैं, कौन सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों क्या बराबर है, 5-5 सेंटीमीटर की। देख लो माप कर स्केल से। ठीक है। ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये भुजा भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हमें पता चल गया इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आगे देखो चौथा सवाल। यदि cos a बराबर 4/5 हो तो
टेन ए का मान कितना होगा। तो देखो इसको हल करना पड़ेगा पहले। कैसे, देखो कॉस ए का मान हमें दे रखा है 4/5। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉस का सूत्र क्या होता है। तो लाल बटा कक्का से हम याद करते हैं कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे करण। ठीक है, आधार बटे करण। तो यहाँ पे आधार बटे करण, आधार की जगह कितना आ रहा है 4 और करण की जगह कितना आ रहा है 5। और ये हमें पता है 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या आता है करण। तो करण का मान हमें पता चल गया कितना है 5 और आधार का मान कितना है 4। और कोण कौन सा दे रखा है ए। तो यहाँ पर कोण ए के लिए उसके सामने वाली भुजा तो क्या होती है लंब, तो वो तो हमें दे नहीं रखी, तो उसको हमने क्या मान लिया एल। और आधार हमें कितना दे रखा है 4, तो बाकी जो भुजा बच रही है वो क्या हो गया आधार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी लंब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो और लंब का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसके अंदर मान रख दो, करण की जगह कितना रखेंगे 5। ठीक है, करण की जगह 5 का स्क्वायर बराबर की जगह बराबर, आधार की जगह कितना रखेंगे 4। ठीक है, तो आधार की जगह 4 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह लंब का स्क्वायर। ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर की जगह बराबर, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 प्लस की जगह प्लस और एल स्क्वायर। प्लस के 16 पक्षांतर करने पर क्या आएगा माइनस के 16, 25 पहले से ही है और बराबर के साइड में सिर्फ क्या बचा एल स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और बराबर के साइड में क्या है एल स्क्वायर। जब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा प्लस माइनस √9 और इधर क्या बचेगा सिर्फ एल। ठीक है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो प्लस माइनस 3 बराबर इधर क्या बच रहा है एल। तो एल का मान क्या आ रहा है प्लस माइनस 3। लेकिन यहाँ पर किसी भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम कौन सा मान लेंगे सिर्फ प्लस वाला मान। तो एल का मान कितना आ गया 3। ठीक है, तो एल का मान हमारे पास कितना आ गया 3। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा है। ठीक है, अब प्रश्न में देखो क्या पूछ रहा है, टेन ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर टेन ए का सूत्र लगाओ पहले तो टेन ए का सूत्र लाल बटा कक्का से देखो क्या होगा, लंब बटा आधार, ये टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, अब कौन कौन सा है ए, तो ए के लिए लंब, तो कौन ए के लिए लंब क्या हो गया 3। ठीक है, एल का मान कितना है 3 और आधार, तो कौन ए के लिए ये तो लंब हो गया 90 के सामने ये करण हो गया, बाकी जो बच रहा वो क्या आधार। तो आधार का मान कितना है 4, तो टेन ए का मान कितना है 3/4। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा 3/4। कौन से ऑप्शन में आ रहा है बी में 3/4। ठीक है, चौथे का जवाब क्या होगा बी 3/4। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। देखो पांचवें सवाल में क्या है, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है। तो सारणी से हमें पता चलता है इसमें यार साइन थीटा का मान अधिकतम कितना होता है 1। तो पांचवें सवाल में जवाब क्या होगा डी। ठीक है, 1। अब देखो साइन थीटा का अधिकतम मान 1 ही क्यों होता है वो देखते हैं हम। तो हमें सारणी से साइन थीटा का मान याद है, साइन सबसे पहले क्या आता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। फिर जब कोण बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ना शुरू हो जाता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, फिर और कौन बढ़ेगा, कौन का मान बढ़ेगा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। फिर कौन का मान और अधिक बढ़ाने पर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, लास्ट में देखो यहाँ पर साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1। ठीक है, इसलिए पांचवे का जवाब क्या होगा डी यानी 1।
अब देखो छठा सवाल। द्विघात समीकरण 2x² प्लस के 3x माइनस के 5 बराबर 0 में शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है? द्विघात समीकरण 2x² प्लस के 3x माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, और निकालना क्या हमें? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? बराबर c/a। ठीक है, ये सूत्र है जो हमें याद होना चाहिए। अब c क्या और a क्या, इसके लिए हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप याद होना चाहिए, और वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर उसका सूत्र क्या होता है? c/a। अब c क्या होता है? अचर पद। तो यहाँ पर अचर पद क्या आ रहा है? -5। ठीक है, बटा a क्या होता है? x² का गुणांक। तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना आ रहा है? 2। ये हो गया a। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है? -5/2। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? -5/2। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। तो छठे में डी ऑप्शन सही होगा, -5/2। अगला सवाल देखो, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 आगे डॉट 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 में 10वां पद है। तो इस समांतर श्रेणी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है? समांतर श्रेणी दे रखी है 7 जिसका पहला पद है, 13 दूसरा पद है, 19 तीसरा पद है, और ऐसे ही समांतर श्रेणी आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहला पद क्या है। यानी a बराबर कितना है? 7। a का मतलब क्या होता है? प्रथम पद बराबर कितना है? 7। d क्या होता है? सार्वअंतर। तो d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। दूसरा पद कितना है? 13, और पहला पद कितना है? 7। तो 13 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? 6। तो ये आ गया डी का मान 6, ए का मान 7। एन पर्सन में हमें दे रखा है 10वां पद। यानी कौन सा पद निकालना है? एन का मान 10 है, 10 नंबर का पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें किसका सूत्र लगाना पड़ेगा? ए एन का। तो ए एन का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह कितना आ गया? 10। तो एन की जगह 10 रखना है, बराबर की जगह बराबर ए का मान यहाँ पर कितना दे रखा है? 7। तो ए की जगह 7 आएगा, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, एन की जगह हमें कितना रखना है? 10। ठीक है, तो एन की जगह 10, माइनस की जगह माइनस, एक की जगह 1, ब्रैकेट बंद, गुणा डी का मान कितना है? 6। तो डी की जगह क्या रखना है? 6। अगले स्टेप में देखो, a10 की जगह a10, बराबर की जगह बराबर, 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। ठीक है, और फिर ये 9 किससे गुणा होगा? 6 से। 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 की जगह 54, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7, बराबर की जगह बराबर, और a10 की जगह a10। ठीक है, अब 54 प्लस 7 या 7 प्लस 54 कितने हो गए? 61। तो बराबर की जगह बराबर, और a10 की जगह a10। a10 का मतलब 10वां पद। तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना आ रहा है? 61। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 61। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए, 61। ठीक है, अगला सवाल देखो, 8वां। समीकरण x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0 में शून्यकों की संख्या खाली स्थान है। तो यहां पर क्या आएगा? इस समीकरण में शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो पहले इसको हल करना पड़ेगा। देखो हमें क्या दे रखा है? x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0, माइनस x² बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये सर्व समीकरण लगानी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस के 2ab। किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, तो इस पर्सन को इस सर्व समीकरण से तुलना करने पर हमें ये पता चलता है कि a की जगह क्या आ रहा है? x, और b की जगह क्या आ रहा है? 1। ठीक है, तो इसके अंदर ये सर्व समीकरण लगानी है।
तो सबसे पहले देखो क्या आता है ए स्क्वायर, और ए की जगह क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर देखो आगे प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी की जगह कितना है एक है तो ये आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दो सूत्र में देखो क्या आता है 2ab, तो दो की जगह दो आ गया, ए की जगह यहाँ पे कितना दे रखा है एक्स, तो एक्स आ गया, और बी की जगह यहाँ पे कितना है एक, तो एक आ गया, माइनस की जगह माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बराबर की जगह बराबर जीरो की जगह जीरो। ठीक है, अब आगे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर एक होता है, इन तीनों को गुणा करने में देखो कितना आ रहा है, तो दो को पहले एक से गुणा कर लो, दो को एक से गुणा करेंगे दो आएगा, फिर दो को एक्स से गुणा करेंगे कितना आएगा दो एक्स, दो को एक से गुणा करेंगे दो, फिर दो को एक्स से गुणा करेंगे दो एक्स, आगे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर की जगह बराबर जीरो। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस के है और ये एक्स स्क्वायर माइनस के है। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, अब बचा क्या दो एक्स, इसको पहले लिख लो एक्स वाले पद को, और प्लस का एक और बराबर में क्या बचा जीरो। ठीक है, तो ये कौन सी समीकरण है रेखिक समीकरण है, और रेखिक समीकरण में यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी होती है एक होती है, तो जो चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उस समीकरण के शून्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण दे रखे हमें, ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो में शून्य की संख्या कितनी होगी एक होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी समीकरण बन रही है रेखिक समीकरण, और रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है एक होती है। ठीक है, तो जितने घात का बहुपद या जितने घात की समीकरण है उतने ही उसके शून्य होंगे, तो इसमें आंसर क्या आएगा एक। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी एक होगी। ठीक है, एक। अगला सवाल देखो नौवा, यदि किसी दीवार की छाया समय के साथ कम हो रही है तो उन्नयन कोण का मान खालिस्तान हो रहा होता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण का मान खालिस्तान हो रहा होता है, तो यहाँ खालिस्तान में क्या है वो बताना है। तो देखो यदि किसी दीवार की छाया समय के साथ कम हो रही है, ठीक है, तो हमें पता है सुबह के समय दीवार की छाया क्या होगी सुबह और शाम के समय अधिकतम होगी। ठीक है, अब दीवार की छाया समय के साथ कम कब होगी जब सूरज ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब सूरज ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगी दीवार की छाया कम होगी। ठीक है, और छाया कम होगी तो हमें सूरज को देखने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा और ज्यादा सुबह की तुलना में। ठीक है, दोपहर में सूरज को देखने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा। अब जब गर्दन को जितना ऊपर करेंगे उतना ही उन्नयन कोण क्या होगा ज्यादा। ठीक है, अगर गर्दन को कम ऊपर करना पड़ रहा है तो यहाँ पे उन्नयन कोण सूर्य क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो क्या कह रहा है, यदि किसी दीवार की छाया समय के साथ कम हो रही है तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा अधिक हो रहा होता है। ठीक है, इसको आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले क्या था दीवार की छाया अधिक थी। ठीक है, उस समय उन्नयन कोण क्या था कम था, यहाँ पे मान लो ये कितना था 30 डिग्री था। ठीक है, अब जैसे जैसे छाया कम होती जा रही है यहाँ पे छाया कम हो गई तो उन्नयन कोण क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, देखने वाला अगर यहाँ है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा पहले की तुलना में बढ़ गया, उसको गर्दन और अधिक ऊपर करनी पड़ेगी देखने के लिए सूरज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर छाया और कम हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका उन्नयन कोण क्या होगा और अधिक बढ़ जाएगा, उसको सूरज को देखने के लिए अपनी गर्दन को और ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, इस बिंदु को यहाँ पर मान लेते हैं सूरज है, तो इस बिंदु को देखने के लिए सूरज को देखने के लिए उसको गर्दन को और ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे समय के साथ दीवार की छाया कम हो रही होगी तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा अधिक हो रहा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा अधिक। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा अधिक। अगला सवाल देखो 10वां,
वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बराबर होती है। ठीक है, अगर बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो पहले तो ये सवाल होता है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो 2 स्पर्श रेखाएं अधिकतम हम खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से वर्त पर, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, 10वीं प्रश्नावली की ये प्रमेय है। बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, कुछ इस तरह का चित्र बनता है कि ये बाह्य बिंदु P है, ये वर्त है और जिसका केंद्र है। ठीक है, तो बाह्य बिंदु P से ये 2 स्पर्श रेखाएं PA और PP खींची गई है। तो इन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये प्रमेय है 10वीं प्रश्नावली में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 10वें सवाल का जवाब क्या आएगा, बराबर। आगे देखो 11वां सवाल, बहुपद x की घात 3 प्लस 3x माइनस 1 की घात खालिस्तान है। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी। तो यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात होगी वही इस बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर चर कौन सा है, x, और x की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3। तो 11वें सवाल का जवाब क्या होगा, 3 होगा। अगला सवाल देखो 12वां, किसी घटना की प्रायिकता 2/3 है तो घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता खालिस्तान होगी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, किसी घटना की प्रायिकता यानी पीई का मान दे रखा है हमें। पीई का मान कितना दे रखा है, 2/3। किसी घटना की प्रायिकता यानी 2/3। ज्ञात क्या करना है हमें, घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता यानी पीई बार हमें ज्ञात करना है। ई बार का मतलब घटना के नहीं घटित होने की, और पी का मतलब प्रायिकता। तो घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी यानी पीई बार ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, हमें याद होना चाहिए, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, ये सूत्र होता है। इसके अंदर मान रख दो, तो पीई बार की जगह पीई बार, बराबर की जगह बराबर, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस। पीई का मान हमें परसेंट में दे रखा है कितना, 2/3। ठीक है, किसी घटना के होने की प्रायिकता कितनी है, 2/3। तो पीई की जगह क्या रखेंगे, 2/3। 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1। ठीक है, फिर 1 और 3 का लेस है, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 में किसका भाग देंगे, 1 का। 3 में 1 का भाग देने पर कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3। माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 3 में देने पर कितना आएगा, 1। 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2। बराबर की जगह बराबर, यहाँ पर पीई बार की जगह पीई बार। अब आगे देखो, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बट्टा में कितना है, 3। तो 1/3, इधर बराबर की जगह बराबर, पीई बार की जगह पीई बार। तो पीई बार बराबर कितना है, 1/3। तो ई बार का मतलब घटना ई का नहीं होना, और पी का मतलब प्रायिकता। तो उस घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/3। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 1/3। 1/3, 1/3। अब देखो अगला सवाल 13वां, संख्या 12/17 का दशमलव प्रसार खालिस्तान होगा। तो खालिस्तान में क्या आएगा, अशांत आवर्ती होगा। संख्या 12/17 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसका आंसर अशांत आवर्ती क्यों आया, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक प्रमेय याद होनी चाहिए। ठीक है, उस प्रमेय के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो प्रमेय क्या है, वो देखो, यदि परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये प्रमेय है। ठीक है,
इस परिमेय से हमें पता चल रहा है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। वो कैसे, तो वो देखो यहाँ पे जो हमें परिमेय संख्या दे रखी है 12/17, इसका हर कितना आ रहा है 17। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड करो पहले। तो यहाँ पर देखो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 17 में 17 का भाग जाएगा, कितना आएगा 1। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 17 गुणा 1। ठीक है, जो क्या है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। इसलिए 12/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 12/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज दे रखी, क्या दे रखी, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्या हमें दे रखी है 12/17, तो इसके जो हर, इस परिमेय संख्या का जो हर है 17, इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए। ठीक है, तब तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। और अगर इस परिमेय संख्या के हर में जो संख्या आ रही है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस परिमेय संख्या में 17 आ रहा है, तो उस समय उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो 14वां। वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य खाली स्थान का कोण होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, 90 डिग्री। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य हमेशा कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री। ये भी पढ़ में 10वीं प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका चित्र कुछ ऐसा था, देखो ये एक वर्त है, ये वर्त की त्रिज्या OP और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये बिंदु कौन सा, स्पर्श बिंदु है। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कथन दिए गए हैं प्रश्न में, और हमें ये बताने हैं कि ये जो कथन प्रश्न में दिया गया यह सही है या गलत है। तो देखो 15वां सवाल, बीजीय व्यंजक x की घात 3 प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 7 एक बहुपद है। ठीक है, तो हमें ये बताना है यह कथन सही है या गलत है। तो यह कथन जो 15वें प्रश्न में दिया गया है, इस प्रश्न में दिया गया कथन है वो गलत है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, असत्य कथन। ठीक है, अब यह असत्य कथन क्यों है, क्योंकि यह जो बीजीय व्यंजक दिया गया यह बहुपद नहीं है, और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यह बहुपद है। ठीक है, अब यह बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात क्या आ रही है, अंडर रूट में आ रही है। ठीक है, बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है, और इस प्रश्न के अनुसार ये क्या है, बहुपद है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखो 16वां, 3 बिंदुओं को मिलाने से सदैव एक त्रिभुज बनता है। तो हमें ये बताना है कि यह कथन सत्य है या फिर असत्य। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, यह कथन असत्य है। और असत्य क्यों है वो देखो, 3 बिंदुओं को मिलाने से सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, एक त्रिभुज बनता है। तो यह जरूरी नहीं है, 3 बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बनता है, लेकिन हमेशा त्रिभुज बनेगा यह जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में आ गए, एक सीध में आ गए, तो इन तीनों बिंदु को मिलाने से त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, एक सीधी रेखा बनेगी। तो इसलिए यह कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसने लिखा सदैव एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, 3 बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज तो बनता है, लेकिन हमेशा त्रिभुज बनेगा यह जरूरी नहीं है। इसलिए 16वां कथन क्या है, असत्य है। अब देखो 17वां सवाल,
बिंदु 4,3 वाई अक्ष से 4 इकाई दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। अब सत्य क्यों है, क्योंकि ये जो बिंदु दे रखा है 4,3 वाई अक्ष से 4 इकाई दूरी पर स्थित है, ये सही बात है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बिंदु के निर्देशांक है, जो पहला निर्देशांक होता है वो एक्स निर्देशांक कहलाता है, और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो वाई निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो वाई अक्ष से दूरी हमेशा क्या होता है, एक्स निर्देशांक होता है। ठीक है, और एक्स अक्ष से दूरी हमेशा वाई निर्देशांक होता है। तो यहाँ पे वाई अक्ष से दूरी 4 इकाई, तो वाई अक्ष से दूरी हमेशा कौन सा होता है, एक्स निर्देशांक होता है। तो इसने सही कहा है, बिंदु 4,3 वाई अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है, इसलिए यह कथन सत्य है। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। 4,3 देखो ग्राफ में कहा आएगा, यहाँ पर एक्स का मान कितना है 4 और वाई का मान कितना है 3। तो 4 और 3 के सामने ये बिंदु हो गया P। इस बिंदु P की इस वाई अक्ष से दूरी कितनी है, देख लो, यहां से हम देख सकते हैं साफ, कितनी है, 4 इकाई है। ठीक है, एक्स निर्देशांक कितना है, 4 इकाई के बराबर है। ये वाई एक्स है, ये बिंदु है, इस बिंदु की इस वाई एक्स से दूरी कितनी है, 4 इकाई के बराबर है। ठीक है, अब देखो आगे 18वां सवाल, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 2, 4, 6 डॉट 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 का 100वां पद 200 है। तो इस समांतर श्रेणी का 100वां पद 200 है, यह बताना कि यह कथन सही है या गलत है। तो पहले हम इसको हल करेंगे। देखो एपी हमें दे रखी है 2, 4, 6, ठीक है, आगे दो डॉट, आगे ये श्रेणी चलती रहेगी। तो इस श्रेणी के अंदर पहला पद कितना है 2, तो ए का मान कितना हो गया 2, ए का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 2। डी का मतलब होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, ये सूत्र है। दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, दूसरा पद कितना है 4, पहला पद कितना है 2, तो दूसरे पद में से पहला पद यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो डी का मान कितना आ गया 2। ठीक है, ये डी का मान, ये ए का मान, और एन का मान तो हमें प्रश्न में दे रखा है 100वां पद। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 100वां पद। ठीक है, तो एन का मान कितना है 100। तो हमें क्या करना है, 100वां पद निकालना है। तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए एन का। और ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, ये सूत्र है, इसमें मान रख दो। ए एन, एन की जगह कितना आएगा 100, एन का मान कितना है 100, तो एन की जगह 100, बराबर की जगह बराबर, ए का मान कितना है 2। ठीक है, ए का मान प्रथम पद यहाँ पे कितना है 2, तो ए की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, एन की जगह यहाँ पर भी क्या आएगा 100। ठीक है, यहाँ पर एन की जगह 100 है तो यहाँ पर भी एन की जगह 100 आएगा। माइनस की जगह माइनस, एक की जगह एक, ब्रैकेट बंद, गुणा डी का मान कितना आ रहा है, सार्वंतर 2, तो डी की जगह क्या रखना है 2। ठीक है, फिर अगले स्टेप में देखो ए 100 की जगह ए 100 आ गया, बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 100 में से एक घटाएंगे क्या बचेगा 99। फिर 99 को हमें किससे गुणा करना है 2 से, 99 को 2 से गुणा करेंगे 198, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, बराबर की जगह बराबर, और ए 100 की जगह ए 100। अब देखो 198 में 2 जोड़ने पर क्या आएगा 200, बराबर की जगह बराबर, ए 100 की जगह ए 100। ए 100 का मतलब क्या हुआ, 100वां पद कितना आ रहा है 200। ठीक है, इसका मतलब यहाँ प्रश्न में जो कथन दिया गया है वो सही है। समांतर श्रेणी 2, 4, 6 का 100वां पद कितना होगा 200 होगा, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, आगे देखो 19वां सवाल, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है
तो वे समरूप होते हैं। तो यह कथन गलत है। अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है तो वे समरूप होते हैं, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, असत्य कथन। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने दो त्रिभुज बनाए। एक तो ये त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर और आधार कितना है 2। जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 16 वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। 1/2 की जगह 1/2, आधार कितना है 2 और ऊंचाई कितनी है 16। 2 से 2 कट गया, क्या होता है 16 वर्ग। ये तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 16। ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज मैंने पी क्यू आर लिया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर भी हमें कितना मिल रहा है 16 वर्ग इकाई। देखो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 की जगह 1/2, आधार कितना है 8, तो आधार की जगह 8 गुणा ऊंचाई कितनी है 4, तो ऊंचाई की जगह 4। 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज समरूप हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो प्रश्न में हमें कथन दिया गया था कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है तो वे समरूप होते हैं, तो यह जरूरी नहीं है, इसलिए यह क्या है असत्य कथन है। तो 19वें में जवाब क्या हुआ, असत्य। अब आगे देखो 20वां सवाल। वर्त का केंद्र वर्त के व्यास को 1:1 में विभाजित करता है, तो यह सही कथन है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, सत्य कथन। अब यह सही कथन क्यों है वो देखो, हमें पता है वर्त का व्यास है वो त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, और वर्त का केंद्र है वो व्यास का क्या होता है, जैसे मान लो ये ए बी व्यास है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्त है, वर्त का केंद्र क्या है ओ। ठीक है, और ए बी क्या है व्यास है। तो जो वर्त का केंद्र होता है वो व्यास का हमेशा क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। अगर केंद्र व्यास का मध्य बिंदु है तो ये व्यास को 2 भागों में बांटेगा और उनका अनुपात क्या होगा 1:1, यानी दोनों का अनुपात समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया कथन है वो सही है। क्यों है, क्योंकि केंद्र वर्त के व्यास को हमेशा 1:1 में ही विभाजित करता है, इसलिए यह कथन सही है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा 20वें में सत्य। आगे देखो 21वां सवाल। यदि विवेचक का मान 0 हो तो मूल बराबर होते हैं, तो यह कथन भी सही है, सत्य कथन है। ठीक है, अब यह सत्य कथन क्यों है वो देखो, हमें पता है विवेचक क्या होता है, b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं विवेचक। अगर इसका मान 0 के बराबर है, ठीक है, तब मूल क्या होते हैं वास्तविक व बराबर होते हैं। तो यह हमें याद होना चाहिए, अगर विवेचक का मान 0 हो तो मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो इसलिए यह कथन क्या होगा सही। और अब आगे देखो 22वां सवाल। sec² 60 माइनस tan² 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करें, तो इसको हम हल करेंगे। देखो, sec² 60 डिग्री माइनस tan² 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें sec 60 का मान पता होना चाहिए। तो sec 60 का मान कितना होता है, तो sec 60 का मान कितना होता है 2/1, 2/1। और इसके ऊपर सेक के ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो हमें इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह tan 60 का मान क्या होता है √3/1। इसके ऊपर भी देखो tan के ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो इसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आगे देखो 2/1, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया
4, ठीक है, बट्टा में क्या लिख दूं 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। 4 में 1 का भाग दो कितना आएगा 4 माइनस 3 में 1 का भाग दो कितना आएगा 3। अब देखो आगे 4 में से 3 घटाने पर क्या आएगा 1, तो यहां पर इसका आंसर कितना आ गया 1। किसका आंसर आ गया सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 का मान कितना आया 1, ठीक है। अब देखो आगे 23वां सवाल, x व y का मान ज्ञात करो यदि x प्लस वाई बराबर 7 व y माइनस एक्स बराबर 4 हो। तो देखो इस प्रश्न को हम या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से। तो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। देखो पहली समीकरण हमें दे रखी है x प्लस वाई बराबर 7, इसको समीकरण 1 लगा दो। और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है y माइनस एक्स बराबर 4, ये दूसरी समीकरण है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है समीकरण 1 से या 2 से x का या y का मान हम निकालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x बराबर, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 ये है x का मान निकालना है, तो x की जगह x प्लस का y उधर पक्षांतर कर दो। तो पहले से क्या है बराबर के उस साइड में पहले से क्या है 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस का y पक्षांतरण करने के बाद में क्या हो जाएगा माइनस का y। तो ये आ गया x का मान समीकरण 1 से 7 माइनस y, इसको समीकरण 3 दे दो, ठीक है। अब ये x का मान कहाँ रखना है समीकरण 2 में रखना है, तो रख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में सबसे पहले क्या आ रहा है वो लिखो। सबसे पहले क्या आ रहा है y, तो सबसे पहले y लिखो, फिर किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, फिर x आ रहा है तो x की जगह में क्या रखना है 7 माइनस वाई, ब्रैकेट में लिखना है 7 माइनस वाई ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है बराबर, तो ये बराबर आ गया। उसके बाद में क्या आ रहा है 4, तो क्या लिखना है हमें 4, ठीक है। फिर देखो आगे जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस इन दोनों के साथ क्या होगा गुणा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है y, तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है y, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 किसके हो जाएंगे माइनस के साथ, माइनस के साथ। फिर यहां पर देखो माइनस और माइनस y क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के y, और बराबर में कितना है 4। y प्लस वाई कितने हो गए 2y, और माइनस के साथ उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 7, तो 7 प्लस 4 कितने हो गए 11। y के साथ 2 क्या हो रहा गुणा, पक्षांतर करेंगे तो कहा जाएगा बट्टा में, तो ये y का मान आ गया 11/2, ठीक है। अब ये y का मान कहाँ रख दो समीकरण 1 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं हम, तो मैं क्या रखूंगा समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो आगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में क्या था, सबसे पहले क्या था समीकरण 3 में, देखो सबसे पहले क्या था x, उसके बाद में बराबर 7, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में y, तो लिख दो x बराबर 7 माइनस वाई।
एक्स बराबर 7 माइनस वाई, वाई की जगह कितना आ रहा था 11/2। अब इसको हल कर लो, 7 के बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगाओ 1, 1 और 2 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 2, यहाँ बराबर की जगह बराबर, एक्स की जगह एक्स, 2 में 1 का भाग दो कितना जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 को 7 से गुणा करो कितना आएगा 14, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को 11 से गुणा करो कितना आएगा 11, 14 में से 11 घटाओ कितना बचेगा 3, बट्टा में कितना है 2, तो ये एक्स का मान आ गया कितना 3/2, ठीक है। एक्स का मान 3/2 और वाई का मान 11/2, यह है इस प्रश्न 23वें प्रश्न का क्या होगा जवाब। आगे देखो 24वां सवाल, निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो देखो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है 1 होती है, ठीक है 1, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 0। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी 1, तो 24वां का जवाब क्या होगा 1। अब देखो आगे 25वां सवाल, वर्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वर्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अनंत, तो 25वें का जवाब क्या होगा अनंत। अब अनंत क्यों आया, क्योंकि वर्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं अनंत बिंदु होते हैं, हर एक बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अनंत, तो 25वें का जवाब क्या होगा अनंत, ठीक है। अब आगे देखो 26वां सवाल, दी गई आकृति में ए बी समांतर है एक्स वाई के, जेड बी बटा जेड वाई बराबर दे रखा है 2/7 तथा ए एक्स बराबर दे रखा है 5.5, ठीक है। तो हमें जेड ए ज्ञात करना है, जेड ए ज्ञात करना है, जेड ए का मान निकालना है। तो देखो ये आकृति हमें दे रखी है, इसके अंदर त्रिभुज जेड एक्स वाई दे रखा है, इसके अंदर ए बी किसके समांतर है एक्स वाई के। तो देखो इसके हल में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है जेड एक्स वाई, ठीक है, त्रिभुज जेड एक्स वाई में ए बी समांतर किसके एक्स वाई के, तो ए बी समांतर है एक्स वाई के। उसके बाद में और क्या दे रखा है, जेड बी बटा जेड वाई बराबर 2/7, जेड बी बटा जेड वाई बराबर कितना दे रखा है 2/7, और क्या दे रखा है ए एक्स बराबर 5.5, यानी ए से लेकर एक्स तक की दूरी कितनी है 5.5। ज्ञात क्या करना है हमें, जेड ए का मान ज्ञात करना है, जेड ए का मान, जेड से लेकर ए तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें हल में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए बी समांतर है एक्स वाई के, ए बी समांतर है किसके एक्स वाई के, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है, ठीक है। ए बी किसके समांतर एक्स वाई के, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो अगर ए बी एक्स वाई के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जेड ए बटा ए एक्स, ठीक है, जेड ए और ए एक्स का अनुपात किसके बराबर होगा, जेड बी और बी वाई के अनुपात के बराबर। तो जेड ए बटा ए एक्स बराबर जेड बी बटा बी वाई, कौन सी प्रमेय से, बीपीटी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं बीपीटी या फिर थेल्स प्रमेय। अब देखो इसके अंदर मान रख दो, जेड ए का मान देखो यहां पर कितना है हमें ज्ञात करना है, तो जेड ए की जगह जेड ए, बट्टा की जगह बट्टा, ए एक्स का मान हमें दे रखा है 5.5, ठीक है। तो यहां पर ए एक्स का मान कितना आ जाएगा 5.5, बराबर की जगह बराबर आ गया, जेड बी का मान हमें कितना दे रखा है, देखो यहां पर जेड बी बराबर कितना है 2, तो जेड बी की जगह कितना रखेंगे 2। अब देखो बी वाई का मान कितना है वो निकालना पड़ेगा हमें, तो बी वाई कैसे निकालेंगे वो देखो, तो देखो बी वाई कैसे निकालेंगे, बी वाई बराबर क्या होगा जेड वाई, चित्र में देखो इस पूरे जेड वाई में से
क्या घटा दो, जेड बी को घटा दो, जेड वाई में से क्या घटा दो, जेड बी को। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, बी वाई। अब देखो जेड वाई का मान कितना है, तो देखो यहां पर जेड वाई का मान कितना है, 7। तो जेड वाई की जगह कितना आ गया, 7 माइनस जेड बी का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, जेड बी का मान 2। तो जेड बी का मान 2, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5। तो बी वाई का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, बी वाई की जगह हमें क्या रखना है, 5 रखना है। तो देखो यहां पर बी वाई की जगह कितना आ गया, 5। ठीक है, यहां पर 5.5 बट्टा में पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा किसके साथ, 2 के साथ। तो जेड ए 5.5 का पक्षांतर कर दिया, उधर जाके किससे गुणा हो गया, 2 के साथ, बराबर की जगह बराबर, 2 गुणा 5.5 बट्टा में 5 पहले से था। ठीक है, अब यहां पर देखो जेड ए की जगह जेड ए, बराबर की जगह बराबर, 5.5 को 2 से गुणा करो। देखो 5.5 को 2 से गुणा करो, 5.5 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखते हैं। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1। फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 1 कितना हो गया, 11। एक अंक के बाद में पॉइंट है तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो, 11.0। 11.0 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं। तो 5.5 को 2 से गुणा करने पर क्या आ गया, 11। ठीक है, 5.5 को 2 से गुणा करने में कितना आ गया, 11 बट्टा में कितना है, 5, 11/5। अब 11 में 5 का भाग दो, देखो 11 में किसका भाग देना है, 5 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10। 11 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 1। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, कितना आ गया, 10। 10 में फिर 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, कितना बचा, 0। तो 11 में 5 का भाग देने पर कितना है, 2.2। ठीक है, 11 में 5 का भाग देने पर कितना है, 2.2। बराबर की जगह बराबर, जेड ए की जगह जेड ए। तो जेड ए का मान कितना आ गया, 2.2। तो 26वें का आंसर क्या होगा, 2.2। जेड जेड ए का मान हमें निकालना था, तो जेड ए का मान कितना है, 2.2। ठीक है, अब आगे देखो 27वां सवाल। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ई क्या घटना है, जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है वही हम क्या लिखेंगे, ई बराबर। तो माना कि ई बराबर क्या होगा, दोनों पासों पर समान अंक का आना, दोनों पासों पर समान अंक का आना। ठीक है, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हमने क्या मान लिया, ई बराबर दोनों पासों पर समान अंक का आना। उसके बाद में पी बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ये सूत्र हो गया। अब हमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। तो देखो दो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। और वो 36 परिणाम कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 36। तो कुल संभव परिणाम की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36, बराबर की जगह बराबर, पी की जगह पी। और यहाँ पर हमें देखना घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो घटना ई क्या है, दोनों पासों पर समान अंक आना। तो 36 में से ऐसे कितने परिणाम है जहां पर दोनों पासों पर समान अंक आ रहे हैं। तो ऐसे कितने परिणाम है, 6 परिणाम। एक तो ये हो गया 1,1, पहले पासे पर भी 1 आना और दूसरे पासे पर भी 1 आना। तो दोनों पासों पर क्या हो गए, समान अंक हो गए। तो एक अनुकूल परिणाम तो ये हो गया, एक ही हो गया 2,2, एक ही हो गया 3,3, एक कौन सा हो गया 4,4, और एक कौन सा हो गया 5,5, और एक कौन सा हो गया 6,6। तो इस तरीके से कुल कितने परिणाम हो गए, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 36 में से 6 परिणाम ऐसे हैं जो घटना ई के अनुकूल परिणाम है। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम में यहां पर कितना आ जाएगा, 6, और कुल संभव परिणाम में कितना आ जाएगा, 36। 6 और 36 6 के पारी से कट रहा है, 6 एकम 6 और 6 छिका 36। कितनी बार कट गया, 6 बार। तो पी का मान कितना आ गया, 1/6।
पी बराबर कितना आ गया 1/6। ठीक है, ये आंसर हो गया 27वें का। पी बराबर 1/6। दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/6 आएगी। उसके बाद में देखो अगला सवाल 28वां सवाल। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो यहां पर ये आकृति हमें दे रखी है और इसमें यहाँ पर x यहां दे रखा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, तो त्रिभुज ओ ए पी कहां पर है? ओ ए पी में। कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी यानी ये वाला कोण, प्लस ओ ए पी, ओ ए पी यानी इस वाले कोण की बात चल रही है। ठीक है, प्लस ओ कोण ओ पी ए, ओ पी ए। तो ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर कोण ए ओ पी का मान कितना दे रखा है? 55 डिग्री। ये हमें परसेंट में दिया हुआ है। देखो ए ओ पी का मान हमें कितना दे रखा है? 55 डिग्री। तो यहां पर हमें क्या करना है, कोण ए ओ पी की जगह क्या लिखना है? 55 डिग्री। आगे प्लस की जगह प्लस लिखना है और कोण ओ ए पी का मान हमें कितना दे रखा है? 90। तो देखो यहां पर कोण ओ ए पी का मान कितना होगा? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये ओ ए तो क्या है? त्रिज्या, और पी ए क्या है? स्पर्श रेखा। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया ओ ए पी। तो कोण ओ ए पी की जगह कितना आ गया? 90 डिग्री। आगे प्लस की जगह प्लस और कोण ओ पी ए ये हमें ज्ञात करना है। तो कोण ओ पी ए की जगह कोण ओ पी ए आएगा, आगे बराबर की जगह बराबर, 180 की जगह 180। अब देखो 55 प्लस 90 कितने हो गए? 145। प्लस की जगह प्लस, कोण ओ पी ए की जगह कोण ओ पी ए, बराबर की जगह बराबर, 180 की जगह 180। प्लस के 145 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 145। 180 पहले से ही है, बराबर अपनी जगह पर है, और कोण ओ पी ए की जगह कोण ओ पी ए। ठीक है, प्लस के 145 है, पक्षांतर करने पे क्या हो गया? माइनस के 145। 180 में से 145 घटाएंगे, क्या बचेगा? 35। बराबर की जगह बराबर, कोण ओ पी ए की जगह कोण ओ पी ए। तो कोण ओ पी ए का मान कितना आ गया? 35 डिग्री। ठीक है, कोण ओ पी ए का मान कितना आ गया? 35 डिग्री। यानी इस वाले कोण का मान हमारे पास कितना आया? 35 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो ये वाला त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ओ पी बी के। कौन से नियम से? एस 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 यानी भुजा 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 सर्वांग सम नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कौन से? ओ पी ए और ओ पी बी। चित्र में देखो ओ पी ए और ओ पी बी यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या? सर्वांग सम है। कौन से नियम से? भुजा 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 सर्वांग सम नियम से। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो एक तो उभयनिष्ठ भुजा है और यहां पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बी। और ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी, ए की वर्ग की त्रिज्या। ठीक है, तो भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर त्रिभुज ओपीए में कौन सा कोण? त्रिभुज ओपीए में कोण ओपीए बराबर होगा किसके? कोण ओपीबी के। कौन से नियम से? सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी का पूरा नाम क्या होता है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर संगत कोण बराबर है तो यहां पर देखो ओपीए का मान कितना है? 35 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 दे दो। ओपीए का मान कितना है? 35 डिग्री।
तो OPA का मान 35, बराबर की जगह बराबर, और कोण OPB का मान देखो चित्र में क्या लिखा रखा है, कोण OPB, कोण OPB को हमने क्या लिखा, x। ठीक है, तो यहां पर कोण OPB का मान कितना आएगा, x। तो इस तरीके से x बराबर कितना आएगा, 35। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x को पहले लिख लो बराबर, 35 को बाद में लिख लो, तो x बराबर 35। ठीक है, तो इस 28वें का जवाब क्या होगा, x बराबर 35। 28वें में पूछा क्या था, x का मान, x का मान ज्ञात करो, तो x का मान कितना आएगा, यहां पर देखो x का मान कितना आएगा, 35 डिग्री। ठीक है।